गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हिंदी माध्यम के लिए आज का ये लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट देखा था। सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट की आपने अभी तक प्रैक्टिस की होंगी। उसके बाद पार्ट 1 के सिलेबस में सेकेंड यूनिट में अपने को शाखा लिखा है, शाखा खाते, ब्रांच अकाउंट जिसको बोला जाता है। और पुराना सिलेबस अगर आप नेट पर देखेंगे, ये अभी इस साल चेंज हुआ है, इस साल ब्रांच यूनिट आया है। इसके पहले हायर परचेस था, इसलिए अगर आप नेट पर का सिलेबस अगर देखते हैं तो आपने पहले ही कंफर्म कर लेना कि आप कौन सा सिलेबस देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले की इसमें ये चैप्टर नहीं था। ये साल से मतलब 20-21 से जो है ये सेकंड यूनिट में ब्रांच अकाउंट आया है। तो ये आपको जो चेंज है वो ध्यान में रखना है कि सेकंड यूनिट में यहाँ पे ये चैप्टर है। वैसे सिलेबस मैंने दे दिया है, सिलेबस इसके पहले भी अपन ने डिस्कस किया है। आज जो है ये चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा समझ लेंगे और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो शाखा खाते, ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच क्यों बोला जाता है या ब्रांच ये शब्द कब आता है? तो ब्रांच के अपन थोड़ा पहले चलते हैं कि ब्रांच के पहले आता है हेड ऑफिस। अगर कोई भी व्यवसाय अगर चालू करना है, जैसे वर्धा से अपन ने कोई व्यवसाय चालू किया और पहले अपन ये कोशिश करेंगे कि वर्धा में ही व्यवसाय करें, और वर्धा में व्यवसाय करने के बाद आपका व्यवसाय बड़ा हो गया, अब आपको लगा कि अब वर्धा में सफिशिएंट अपना व्यापार हो रहा है, अब कहीं तो भी नागपुर में या फिर अमरावती में या फिर चंद्रपुर में या फिर गोंदिया में अपने व्यापार की एक ब्रांच रहनी चाहिए। फिर आपने वहाँ पे एक ब्रांच आपने निकाली, या फिर भंडारा में आपने और एक निकाली, गोंदिया में आपने और एक निकाली, अमरावती में आपने और एक निकाली। तो ये वर्धा हो गया आपका हेड ऑफिस, ये वर्धा हो गया हेड ऑफिस। और जहां जहां पर आपने ब्रांचेस निकाली है, शाखाएं निकाली है, वो हो गई उसकी अलग अलग ब्रांचेस। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ब्रांचेस कितनी हो सकती है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। ब्रांचेस कितनी भी हो सकती है, आपका जो व्यापार है वो कितना बड़ा है उस पर जो है वो ब्रांच डिपेंड है कि 2 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी। इस प्रकार से ये हेड ऑफिस और ये ब्रांच है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका हेड ऑफिस मुंबई में है, यानी किसी ने व्यवसाय मुंबई से चालू किया, अब उसको लग रहा है कि अपना व्यवसाय पूरे महाराष्ट्र भर जो है फैलाना है, तो उसने वर्धा में ब्रांच निकाली, अमरावती में ब्रांच निकाली, भंडारा में ब्रांच निकाली। तो हेड ऑफिस कहाँ रहेगा? हेड ऑफिस मुंबई रहेगा, लेकिन उसकी ब्रांचेज जो है वे अलग अलग जगह पे रहेंगी। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब इसको देखते वक्त इसके प्रकार देखेंगे, शाखा के प्रकार। तो पहले हिंदी में तो शब्द ध्यान में ही रखने हैं, लेकिन आपको पता है कि भले ही अपना हिंदी मीडियम रहे, लेकिन न्यूमेरिकल जो है, गणित का जो पार्ट है वो इंग्लिश में ही है। इसलिए हर हिंदी शब्द के अंग्रेजी में क्या शब्द आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वो इंग्लिश वाला शब्द अपने को समझ में आ जाए कि ये क्या है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। तो शाखा के प्रकार में देखते हैं कि परतंत्र शाखा है, इसके 2 प्रकार शाखा के। पहला परतंत्र शाखा है और दूसरा स्वतंत्र शाखा है, जिसको बोला जाता है डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब परतंत्र शाखा है, जैसा नाम है वैसे ही उसका काम है। इसको परतंत्र इसलिए बोला है क्योंकि ये ब्रांच जो है वो हर चीज के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड रहती है। हेड ऑफिस को पूछे बगैर वो खुद कुछ भी काम नहीं कर सकती है। कुछ भी खर्चा करना है तो उनको हेड ऑफिस से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, हर चीज के लिए पूछना पड़ता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट ब्रांच कहा गया है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच स्वतंत्र शाखा इसलिए बोला गया है कि इनको थोड़ी बहुत जो है वो लिबर्टी रहती है, ये अपने ब्रांच के जो खर्चे हैं खुद कर सकती है, बाद में उसका हिसाब हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा, लेकिन जो भी एडमिसिबल खर्चे हैं वो खुद के मन से वो कर सकते हैं, उतनी लिबर्टी उनको रहती है, इसलिए उनको बोला है स्वतंत्र शाखा है। यानी 2 बातें इसमें ध्यान में रखना है।
पहला डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट इसलिए बोला है क्योंकि हर बात के लिए वो हेड ऑफिस पर डिपेंड है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच इसलिए बोला है कि हर चीज के लिए ये ब्रांच हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं रहती है, इनको थोड़ी बहुत लिबर्टी रहती है, ये खुद कुछ निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ये दो में अंतर ध्यान में रखना है। अब इसके फिर से दो प्रकार होते हैं, उसमें देशी शाखा बोला गया है और विदेशी शाखाएं बोला गया है। देशी शाखा यानी इनलैंड ब्रांच और विदेशी शाखा यानी फॉरेन ब्रांच। जैसे कहा मैंने कि अपना हेड ऑफिस वर्धा में है, अब वर्धा का व्यापार बढ़ गया, हमने नागपुर में, अमरावती में, मुंबई में यानी महाराष्ट्र भर अपनी ब्रांचेस हो गई, तो ये राज्य के अंतर्गत हो गया। अब महाराष्ट्र भर में अपनी ब्रांचेस हो गई, फिर भी व्यवसाय बढ़ाना है तो हम महाराष्ट्र के बाहर गए, यानी पूरे देश में अपने ब्रांचेस हो गए। अब देश में ब्रांचेस होने के बाद अपने को व्यवसाय और बढ़ाना है तो हमने अपने हेड ऑफिस की एक ब्रांच जो है वो विदेश में निकाली, तो उस ब्रांच को कहेंगे फॉरेन ब्रांच। तो ये एक देश में भी हो सकती है, दो देश में भी हो सकती है, 10 देश में भी हो सकती है, ये निर्भर है, इसकी संख्या निर्भर है कि अपना व्यवसाय कितना बड़ा है। एक आधा व्यवसाय अगर बहुत बड़ा है तो उसकी जो शाखाएं हैं वो अलग अलग 8, 10, 15 देशों में भी हो सकती है। तो जो बाहर देश में जो शाखा ओपन की जाएंगी उसको बोला जाएगा विदेशी शाखा या फॉरेन ब्रांच, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अपने को न्यूमेरिकल वो एक ब्रांच का आ सकता है, 2 ब्रांच का आ सकता है, 3 ब्रांच का आ सकता है, 3 ब्रांच के ऊपर नहीं आ सकता। उसका कारण ये है कि वो प्रॉब्लम फिर 16 मार्क के लिए नहीं बनता, 16 मार्क के हिसाब से बहुत हो गया तो 3 ब्रांच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रॉब्लम अपने को देखिए तो ज्यादा से ज्यादा 3 ब्रांच की है, कहीं 4 ब्रांच का दिखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ब्रांच नहीं हो सकती, ब्रांच कितनी भी हो सकती है। लेकिन जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा 1 ब्रांच का प्रॉब्लम रहेगा, बहुत हो गया तो 2 ब्रांच का रहेगा, बहुत ही हो गया तो 3 ब्रांच का रहेगा। उससे ज्यादा अगर किए तो अपने रजिस्टर में ही वो आता नहीं है, वो पेज जो है उसमें आता नहीं, इसलिए 3 ब्रांच के ऊपर अपने को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन ये अपने को ध्यान में रखना है कि ब्रांच की संख्या ये कितनी भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, वो डिपेंड है कि अपने व्यवसाय कितना बड़ा है उस पर उसकी संख्या निर्भर है। तो यहाँ पर जो है आप कंसेप्ट थोड़े क्लियर कर लीजिए कि हेड ऑफिस किसको कहते हैं, ब्रांच किसको कहते हैं, ब्रांच का क्या काम है, हेड ऑफिस किसको कहते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ब्रांच हेड ऑफिस या शाखा खाते में 2 टाइप पहले ध्यान में रखना है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच को डिपेंडेंट ब्रांच क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि हर चीज के लिए जो है वो हेड ऑफिस पर निर्भर रहती है, इसलिए उसको बोला है डिपेंडेंट ब्रांच। इसको इंडिपेंडेंट ब्रांच इसलिए बोला है कि ये हर चीज के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं रहती, कुछ हद तक इनको लिबर्टी रहती है, ये खुद के निर्णय खुद ले सकती है, एक्सपेंसेस कर सकती है, बाद में भले हिसाब देना पड़ेगा, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में और 2 चीजें ध्यान में रखना है कि डिपेंडेंट ब्रांच में ये ध्यान में रखना है, वस्तु केवल नकदी बेचने की परवानगी, यानी ये ऐसा मेंशन किया हुआ हो सकता है कि ये ब्रांच को जो परमिशन मिली है वो सिर्फ नकदी वस्तुएं बेचने की परवानगी मिली है, यानी वो उधारी में वस्तुएं बेच नहीं सकती, वैसा मेंशन किया हुआ होगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि कौन सी ब्रांच है, किस प्रकार की ब्रांच है। तो नकदी बेचने की परवानगी जिसको मिली है उसमें दूसरा ध्यान में रखना है कि वस्तु नकदी एवं उधार बेचने की अनुमति, यानी दूसरा प्रकार यह है कि वो नकदी भी वस्तु बेच सकती है और उधारी में भी वस्तुएं बेच सकती है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। वैसे प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन रहेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं भी रहे तो समझ में आता है कि वस्तु इसमें से कौन सी ब्रांच का अपने को प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब न्यूमेरिकल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो जनरली जो है अकाउंट प्रिपेयर करना है तो जनरली पूछा जाता है, यहाँ जनरली बोला है, नॉट नेसेसरी, हर इसमें वही पूछा जाएगा। आपको प्रिपेयर करना पड़ता है डेटर अकाउंट। यहाँ स्टार मार्क किया है, स्टार मार्क इसलिए किया है कि
डेटर्स अकाउंट अगर नहीं भी बोला है तो भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर डेटर्स अकाउंट के आइटम्स उसमें दिए हुए हैं, आपके प्रॉब्लम में डेटर्स अकाउंट के आइटम है, तो आपको डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो डेटर्स अकाउंट के आइटम है चारों पांचों, तो अपने को लगता है कि सभी आइटम अगर दिए हैं तो डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, डेटर्स के आइटम दिए हैं, सभी आइटम भी दिए हैं, तो भी आपको डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसके मार्क्स अलग रहते हैं। तो डेटर्स अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। आपको ये किसके इसमें देख रहे हैं अपन, इन द बुक्स ऑफ, ये ध्यान में रखना है, हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो जनरली ये अकाउंट पूछे जाते हैं, इसमें डेटर्स अकाउंट, उसके बाद में ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच 1 2 3 है तो तीनों ब्रांच के कॉलम आएंगे। जनरली 3 ब्रांच के ऊपर अपने को प्रॉब्लम रहता नहीं, क्योंकि उतने कॉलम अपने रजिस्टर में आते नहीं। तो ऐसा मान के चलो कि 1 ब्रांच का रहेगा तो 1 ही कॉलम आएगा, 2 ब्रांच का रहेगा 2 कॉलम आएंगे, 3 ब्रांच का रहेगा 3 कॉलम आएंगे। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट, अब जो नाम से होगा, गोंदिया ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पे लिखिए गोंदिया ब्रांच अकाउंट, अमरावती ब्रांच अकाउंट, अमरावती ब्रांच अकाउंट। तीसरा पूछा जा सकता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितना पूछा है उतना ही प्रिपेयर करना है। सिर्फ डेटर्स अकाउंट के बारे में जानकारी ये रखना है कि डेटर्स अकाउंट चाहे बोला है चाहे नहीं बोला है, अपने प्रॉब्लम में अगर डेटर्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है तो अपने को डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। भले ही डेटर्स अकाउंट के पूरे आइटम्स अपने को दिए हुए हैं तो भी डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसके अलावा जो है और भी अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शंस आते हैं या जैसे आइटम्स आते हैं। ये बेसिक पूछा है कि अपने एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए कम से कम ये ध्यान में रखना है। इसलिए जरूरी नहीं है कि इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा भी पूछा जा सकता है। लेकिन जनरली जो है ये 3 अकाउंट जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं। तो जब आप ये पर्टिकुलर लेक्चर देखेंगे तब आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट इसका जो आज हमने डिस्कस किया वो देखना है, और हो सके तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ, जैसे इसके पहले के चैप्टर का पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल गया था, वैसे ही इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो पीडीएफ आएगा, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट अपने क्लियर चाहिए, एकदम न्यूमेरिकल नहीं। जब तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक न्यूमेरिकल की तरफ जाना नहीं। इसलिए पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है कि ब्रांच किसको कहते हैं, ब्रांच का काम क्या है, हेड ऑफिस का काम क्या है। ये पूरा समझ लेने के बाद ही अपन जर्नल एंट्री या फिर प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।